Assalamu alaikum class. In this lecture we will discuss the nervous system and sensory functions of reptiles. Nervous system. The brain of the reptiles is similar to the brains of other vertebrates. The cerebral hemispheres are somewhat larger than those of amphibians. This increased size is associated with an improved sense of smell. The optic lobes and the cerebellum are also enlarged. नर्वस सिस्टम रेप्टाइल्स में बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह ही है, लेकिन इनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होता है वो एम्फीबियन से लार्जर होता है साइज़ में। तो इनका इंक्रीज्ड साइज़ जो है सेरिब्रम का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का, उसकी वजह से इनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। उसके अलावा ऑप्टिक लोब्स का साइज़ इंक्रीज हुआ है तो इनकी विजन इम्प्रूव है, और सेरिब्रम की साइज़ में जो ये इंक्रीज है साइज़ है उसकी वजह से इनका जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स की, मसल फंक्शनिंग, मसल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। और रेप्टाइल्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पर जो है वो मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स भी होते हैं, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स, टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड इनटू द ब्रेन। तो रेप्टाइल्स का जो नर्वस सिस्टम है वो बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह ही इम्प्रूव्ड है। In this slide we will discuss the sensory organs. Number 1, vision. सबसे पहले जो है वो हम विजन को डिस्कस करेंगे। विजन इज़ द डोमिनेंट सेंस इन मोस्ट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर विजन जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं इनकी विजन के अंदर। विजन को डिटेल में इसका फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम इसकी सिंपल पहले स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी स्ट्रक्चर में है वो है आइरस। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइट ब्लू कलर पोर्शन है ये इसका क्या है, आइरस है। आइरस है, आइरस के अंदर ये जो इतना पोर्शन शो कर रहे हैं ये है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है कि ये एक होल है, ये कह लें कि आप एक विंडो होती है, एक ओपनिंग है जहाँ से लाइट जो है वो पास आउट होती है इनसाइड द आई। ठीक है, आइरस है, आइरस के अंदर एक ओपनिंग है, क्या कहलाती है, प्यूपिल। आइरस, प्यूपिल, और उसके बाद आई के इनसाइड में यहाँ पर ये क्या है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, लेंस है, लेंस के बाद ये जितना भी पोर्शन है यहाँ पे आई का वो क्या कहलाता है, विट्रस ह्यूमर। और आउटर मोस्ट लेयर आई की क्या कहलाती है, स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद यहाँ पे जो है ये पोर्शन है विट्रस ह्यूमर का, और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर है वो है रेटिना। रेप्टाइल्स के अंदर रेटिना के अंदर कॉन्स एंड रॉड्स होते हैं। रॉड्स क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्स जो होते हैं, कॉन्स का फंक्शन क्या होता है कि वो कलर डिटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो रेटिना जो रेप्टाइल्स के अंदर रेटिना है वहाँ पर उनके कॉन्स जो हैं उनकी तादाद, नंबर कह लें, ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रेप्टाइल्स की कलर विजन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती है। रेटिना के आप साथ ये देख सकते हैं ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन को मैसेज कन्वे करती है फर्दर। अब यहाँ पे हम आइरस के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि आइरस के अंदर ये जो प्यूपिल है उसके फंक्शन को देखेंगे कि इसका क्या रोल है। ये जो ओपनिंग है आई के अंदर प्यूपिल, आप इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि ये जो है वो आइज़ है, और ये जो ब्लैक सी है ये क्या है, ये प्यूपिल का साइज़ है। प्यूपिल का साइज़ छोटा हो रहा है और कहीं प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। ये क्यों हो जाता है कि जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइट ज़्यादा होती है, तब प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जितनी लाइट रिक्वायर्ड है उतनी ही लाइट फिर अंदर जा सकती है, इसलिए इसका साइज़ छोटा हो जाता है जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है सराउंडिंग में। और जब दूसरी तरफ देखें कि ये प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो गया, ये बड़ा तब होता है जब डार्क पीरियड हो, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो, रोशनी कम हो, तो प्यूपिल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो ये अंदर आई के पास आउट हो सके। इसके एग्जांपल आप देखें कि अचानक अंधेरे में किसी कमरे में आप जाएं तो हमारे प्यूपिल का साइज़ भी जो वो बड़ा हो जाता है, और मोस्टली एनिमल्स में ऐसा ही होता है कि अंधेरे में जब लाइट कम होती है, डार्क पीरियड है, तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है ताकि मैक्सिमम लाइट पास आउट हो। और जब आपने एक्सीडेंटली देखा होगा कोई टॉर्च आपकी आइज़ में आए, बहुत ज़्यादा लाइट अचानक से आंखों पर पड़े, तो प्यूपिल का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट अंदर जा सके जितनी ज़रूरत है। तो ये तो फंक्शन है प्यूपिल का कि इसका साइज़ जो है वो छोटा और बड़ा हो जाता है ताकि जितनी लाइट की ज़रूरत है उतनी लाइट आई के इनसाइड मूव करे।
अब ये इसके साइज़ को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल कर रहा होता है ये आइरस के मसल्स, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाए गए हैं आइरस के मसल्स। आइरस के अंदर 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। ये जो यहाँ पर ये दिखाया शो किया गया है, ये होते हैं सर्कुलर मसल्स, ठीक है। आइरस के अंदर 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स, और ये जो इस तरह से हैं पेरिफ्री से लेकर ये इनर कॉर्नर पे यहाँ पर ये जो इस तरह से दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं, ये कहलाते हैं रेडियल मसल्स। और अब इन्हीं रेडियल मसल्स और ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल का साइज़ छोटा और बड़ा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे प्यूपिल का साइज़ छोटा है वहाँ पर क्या होता है कि ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ये सर्कुलर मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ये सिकुड़ गए और आपस में बहुत करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस कम हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपस में इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कि ये जो स्मॉल ओपनिंग होती है प्यूपिल की ओपनिंग, ये बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, प्यूपिल का साइज़ छोटा हो रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो रेडियल मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड होते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब प्यूपिल का साइज़ छोटा होता है उस वक्त सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रेडियल मसल्स उस टाइम रिलैक्स किए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइज़ प्यूपिल का छोटा हो जाता है। दूसरी तरफ देखें, जब प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है तब क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें कि ये सर्कुलर मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में बहुत करीब आ गए थे, ठीक है, छोटा डायमीटर हो गया इसका ओपनिंग का। और अब क्या है कि ये ओपनिंग प्यूपिल की बड़ी होनी है, तो ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड हो गए हैं, ठीक है। आपस में इनका जो मसल्स हैं उनका फासला कम हो गया है और ये दूर दूर हो गए हैं। तो ये जब ओपनिंग बड़ी होनी होती है प्यूपिल की, तो ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें, ये जो रेडियल मसल्स हैं अब इनकी लेंथ कम हो गई है। क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, ये पेरिफेरी के ऊपर की तरफ खिंच गए हैं। तो जब रेडियल मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स्ड हो गए हैं, तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। और ये तब होता है प्यूपिल का साइज़ बड़ा जब अंधेरा हो, डार्क पीरियड हो, और जब लाइट बहुत ज़्यादा हो तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये है आइरस और इसका फंक्शन क्या है कि प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल कर रहा है ताकि जितनी लाइट रिक्वायर्ड है उतनी अंदर पास आउट हो सके। दूसरा, आप आइरस को देख सकते हैं कि ये कलर्ड है। तो ये जो हम बात करते हैं कि लेंस का कलर एक्चुअली में वो किसका कलर होता है? आइरस का कलर होता है, क्योंकि आइरस जो है वो पिगमेंटेड होता है। तो पिगमेंट्स, जिस कलर के पिगमेंट वहाँ पर होते हैं उनकी रिफ्लेक्शन की वजह से ये आई का कलर आता है। विजन में हम एग्जाम्पल देखेंगे कैमेलियन की एग्जाम्पल हम देखेंगे फीडिंग में। फीडिंग एक्टिविटी में विजन का क्या रोल है कि कैमेलियन जो है इसकी विजन होती है मोनोक्यूलर, और ये उसको अपनी फीडिंग के बिहेवियर के टाइम पर कन्वर्ट कर देता है बाइनोक्यूलर विजन में। तो इसकी फीडिंग एक्टिविटी को समझने से पहले ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कैमेलियन है और ये इसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर ये जो है ये इसने एक प्रे डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सारा जो इसने प्रे की डिटेक्शन की है वो कैसे की है, ये जो सारा है ये डिपेंड कर रहा है इसकी विजन के ऊपर, मोनोक्यूलर विजन एंड बाइनोक्यूलर विजन। अब इसको डिस्कस करने से पहले हमें इसको मोनोक्यूलर को डिफाइन करते हैं कि मोनोक्यूलर विजन क्या होता है। मोनो मीन वन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने सराउंडिंग में किसी ऑब्जेक्ट को एक लेंस के साथ फोकस करते हैं वो विजन क्या कहलाती है? मोनोक्यूलर विजन, ठीक है। और बाइनोक्यूलर बाइनोक्यूलर विजन क्या होती है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दो लेंस के साथ फोकस कर रहे होते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दो लेंस के साथ हम देख रहे होते हैं, तो ये विजन क्या कहलाती है? बाइनोक्यूलर विजन। तो यही मैकेनिज्म यूज़ करता है ये कैमेलियन अपनी फीडिंग में। ये क्या करता है कि ये अपनी मोनोक्यूलर विजन को कन्वर्ट कर देता है बाइनोक्यूलर में। अब मोनोक्यूलर विजन को फर्दर हम जो है वो इन डायग्राम्स के साथ समझते हैं कि मोनोक्यूलर विजन और बाइनोक्यूलर विजन है क्या। मोनोक्यूलर पहले हमने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट को हम एक लेंस के साथ जब देखते हैं वो मोनोक्यूलर है, और एक लेंस पे जब हम एक ऑब्जेक्ट को जब हम दो लेंस के साथ फोकस कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है? बाइनोक्यूलर विजन। अब इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं ये जस्ट डायग्राम्स यूज़ की गई हैं बर्ड्स की, सिर्फ ये मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर की ये फील्ड्स को जो है वो शो ऑफ करने के लिए डायग्राम्स यूज़ की गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये है आउल, ये जो है वो पिजन है,
तो इस ये डायग्राम्स ये शो कर रही हैं कि ये मोनोक्यूलर विजन एंड बाइनोक्यूलर विजन ये डिपेंड कर रही होती है लोकेशन ऑफ द आइज ऑन आवर फेस। ठीक है, जितना जो है वो आइज़ के दरमियान में फासला कम होगा वो उतनी ही आपस में ज़्यादा करीब होंगी। तो जब आइज़ जो है वो दोनों आइज़ हेड के ऊपर हमारे फेस के ऊपर आपस में करीब होती हैं और उनका फासला ज़्यादा नहीं होता, तो वो अपने बिल्कुल सामने जो ऑब्जेक्ट होते हैं सामने के एरिए में वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी दोनों आँखों के साथ फोकस करते हैं। तो फिर ये क्या विजन कहलाती है? ये है बाइनोक्यूलर, कि एक ऑब्जेक्ट को दो लेंस के साथ फोकस करना बाइनोक्यूलर विजन कहलाता है। तो ये जो डार्क कलर का फील्ड एरिया शो किया हुआ है, ये डार्क ऑरेंज, ये क्या है कि ये बाइनोक्यूलर फील्ड है। और ये बाकी जितनी सारी है मोस्टली ये जो येलो रेज निकल रही हैं आइज़ में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है ये हम कह सकते हैं कि ये मोनोक्यूलर विजन है। लेकिन ये जो डार्क एरिया है ये सारा बाइनोक्यूलर विजन है। तो आउल की आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में करीब होती हैं, इनकी लोकेशन फेस के ऊपर, जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आइज़ के अंदर। तो एक ऑब्जेक्ट को हम दो लेंस के साथ फोकस कर रहे होते हैं, ये कहलाती है बाइनोक्यूलर विजन। ठीक है, तो बाइनोक्यूलर विजन में हम जो हमारे सामने या फोकस में जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको शार्पली उसका इमेज बनता है हमारी आइज़ में, बहुत ज़्यादा फोकस उसके ऊपर होता है। और जबकि क्या है कि हम सराउंडिंग की ये जो भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर बाइनोक्यूलर विजन है, फिर वो सराउंडिंग में इतना ज़्यादा शार्प इमेज नहीं बनता, उनकी विजन इंप्रूव नहीं होती। तो जब हमने अपनी सराउंडिंग में साइड के एरिया पे देखना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना हेड या अपना नेक रोटेट करके फिर साइड के व्यू को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये है बाइनोक्यूलर विजन। ठीक है, ये डिपेंड कर रही होती है लोकेशन ऑफ आइज ऑन द फेस और हेड रीजन। जितना ज़्यादा आइज़ आपस में करीब होंगी तो उनकी विजन क्या कहलाएगी? बाइनोक्यूलर विजन। ठीक है, अब हम उसको कंपेयर करते हैं मोनोक्यूलर विजन के साथ। आप इसमें देख सकते हैं, इस बर्ड में या इस वाले में आप देखें कि ये वाला जो बर्ड है इसकी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लेटरल है। ठीक है, मोनोक्यूलर विजन तभी होती है जब आइज़ जो है वो लेटरल पोजीशन पे हो हमारे हेड पे या फेस पे। आप देख सकते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर भी आप लिजर्ड या स्नेक वगैरह को देखें तो उनकी आइज़ भी जो है वो लेटरल साइड पे होती हैं, बिल्कुल करीब नहीं होती हैं, ज़्यादा फ्रंट पे नहीं होती। लेकिन ये जो बर्ड है इसकी कुछ ज़्यादा ही लेटरल पे दिखाई गई हैं, इतनी लेटरल नहीं होती रेप्टाइल्स में। आप कह सकते हैं कि ये इस तरह के पिजन की तरह हैं कि लेटरल होती हैं, बिल्कुल फ्रंट पे नहीं होती, जिस तरह ह्यूमंस में है, ये आउल्स में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब बर्ड्स में आप देख सकते हैं कि लेटरल पोजीशन पे जितनी ज़्यादा आइज़ लेटरल पे हैं तो आप देखेंगे कि लेटरल पे चली गई हैं आइज़, तो इनका जो फ्रंट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उस पे इनका जो फोकस है वो ज़्यादा नहीं है। आप कह सकते हैं कि इनकी बाइनोक्यूलर विजन की फील्ड बहुत थोड़ी है, या आप डार्क ऑरेंज एरिया देख सकते हैं, ये बहुत कम है। ठीक है, यानी कि देख तो सकते हैं ये सामने ऑब्जेक्ट्स पे भी, लेकिन उनका इतना शार्प इमेज या फोकस नहीं होता। लेकिन अगर आप इसकी सराउंडिंग की फील्ड देखें तो आप देखें ये सारी फील्ड जो है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेटरल साइड पे आइज़ हैं उतनी ज़्यादा इनकी मोनोक्यूलर विजन शार्प होती है, कि अपने साइड एरिया में देख सकते हैं, इनको अपने हेड को रोटेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इवन आप देखें कि इसकी बहुत ज़्यादा लेटरल साइड पे आइज़ हैं तो बैक पे भी जो इमेज ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो ये उसको भी देख सकता है शार्पली। अब उसके अलावा देखें ये थर्ड वन, इसमें आप देखें कि ये इंटरमीडिएट है एज़ कम्पेयर टू आउल एंड दिस वन। तो आप ये देखें कि ये भी लेटरल पे ही है, हम ये नहीं कह सकते कि फ्रंट पे हैं। तो ये जो है डिस्टेंस ये रेप्टाइल्स में भी इतना ही होता है ऑलमोस्ट। तो आप देखें कि इसके सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है बाइनोक्यूलर विजन की फील्ड इतनी है तो कम है, लेकिन आप इसकी मोनोक्यूलर विजन देखें तो आप ये देख सकते हैं ज़्यादा है। तो इसी तरह आप ये इस डायग्राम में देखें, ये जो कैमोलियन है आप इसकी देखें कि मोनोक्यूलर विजन में ये अपनी सारे जो सराउंडिंग है उसको व्यू करता है, लेकिन जैसे ही इसकी जो है वो नज़र किसी अपने प्रे पर या इंसेक्ट पे पड़ती है तो ये अपनी आइज़ या कहने के लेंस को सेंटर की तरफ जो है मूव करता है अपने हेड के, और फोकस करता है अपनी बाइनोक्यूलर विजन के साथ उस प्रे को, एंड देन ये फिर जो है उसको ट्रैप कर लेता है। तो ये इस तरह इसकी विजन इसकी फीडिंग में भी रोल प्ले करती है। तो आप देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लेटरल पे होंगी तो उतनी ज़्यादा मोनोक्यूलर विजन है, और मोनोक्यूलर विजन में फील्ड जो है वो ये सारी जो है इसकी साइड की भी इसको चीज़ें दिखाई देती हैं, अपना सारा सराउंडिंग।
तो ये है मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर विजन का कॉन्सेप्ट, कि जितना आइज़ जो है वो हेड के पास होंगी, उनका डिस्टेंस कम होगा, वो बाइनोक्यूलर है। एक ऑब्जेक्ट को दो लेंस के साथ फिर फोकस किया जाता है। और मोनोक्यूलर में क्या है कि आइज़ की लोकेशन हेड के ऊपर लेटरल साइड पर होती है और एक ऑब्जेक्ट को एक ही लेंस के साथ फोकस किया जाता है। नाउ एग्जांपल्स हम देखेंगे स्नेक की। बाइनोक्यूलर एंड मोनोक्यूलर विजन के बाद अब हम देखते हैं स्नेक के अंदर क्या मैकेनिज्म है विजन का। Snakes focus on the nearby objects by moving the lens forward. All the other reptiles focus on the nearby objects when the normally elliptical lens is made more spherical as a result of ciliary muscles pressing the ciliary body against the lens. ठीक है, अब इसको सिंपली हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं कि लेंस जो स्नेक है वो अपने करीब के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने लेंस को फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, और जबकि जो बाकी तमाम रेप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंदर जो एलिप्टिकल लेंस होता है वो क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्नेक अपने करीब के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने लेंस को फॉरवर्ड करता है, जबकि यहाँ पर रेप्टाइल्स में बात हो रही है कि वो एलिप्टिकल लेंस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्फेरिकल में, यानी कि लेंस की शेप चेंज हो रही है। तो इसको हम स्टडी करते हैं इस डायग्राम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेप्टाइल की आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको सबसे पहले आप देखें कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है कि जो फर्स्ट लेयर होती है आई की, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि स्क्लेरा होती है। ठीक है, स्क्लेरा जब बिल्कुल फ्रंट पे आकर, ये जो हमारा आई बॉल का फ्रंट होता है, वहाँ पर वो क्या कहलाती है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बाद हमने आइरस को देखा था। वह जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें आपने देखा था आइरस जो है वो ब्लू कलर में सारा शो किया हुआ था जब हम आइरस की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है वो आइरस इतना ज़्यादा शो नहीं किया, यहाँ पर फोकस कर रहे हैं लेंस के ऊपर, क्योंकि बात हो रही है लेंस की। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है ये एक्वस ह्यूमर है, ये विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, और इसके अलावा रेप्टाइल की आई में आप देख सकते हैं कि अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है। लोअर आईलिड जो है वो इनसाइड थोड़ी सी उसकी एक्सटेंशन हो जाती है और वो क्या बन जाती है, एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के नीचे आप देख सकते हैं बेसमेंट में क्या है कि कैविटी बनी हुई है। ठीक है, ये कैविटी क्या कहलाती है, साइनस। कैविटी क्या कहलाती है, साइनस। और रेप्टाइल में ये जो है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ होता है तो ये ब्लड साइनस कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ब्लड साइनस को, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को और आइलिड्स को डिस्कस करेंगे। नाउ आवर फोकस इज द लेंस। अब यहाँ पर बात हो रही है कि स्नेक्स अपने करीब के ऑब्जेक्ट्स को, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपने लेंस को फॉरवर्ड करता है। आप इसको सिंपल वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि जब करीब के ऑब्जेक्ट को देखना है तो लेंस फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और जब उसने दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, फार अवे देखना है, तो फिर क्या होगा, लेंस बैकवर्ड मूव करेगा। लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्नेक अपने जो है वो नियर बाय और फार अवे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है। आप सिंपली इसको एग्जांपल लें मैग्नीफाइंग ग्लास की। ठीक है, जिस तरह हम उसको आगे पीछे करते हैं देखने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, तो इसी तरह ये स्नेक अपनी लेंस को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है। ठीक है, अब ये लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे मूव करता है, ये लेंस आगे पीछे हो कैसे जाता है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि ये लेंस है। ठीक है, लेंस के दोनों साइड पे किसके साथ अटैच है, सेंसरी फाइबर्स के साथ। और ये सेंसरी फाइबर्स जो है वो किसके साथ अटैच हैं, आइरिस के साथ। जो अटैच्ड मसल्स होते हैं, सिलियरी मसल्स, उनके साथ अटैच है। तो लेंस को आगे पीछे कैसे करना होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कि ये जो एक्चुअल में सारा विट्रस ह्यूमर है ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल होता है। तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं आइरिस के, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो साथ में क्या होगा, लेंस भी आगे होगा। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सारा का सारा क्या है,
विट्रस ह्यूमर, ये जेल लाइक है और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे कह लें कि इसमें हरकत हो जाती है, जिस तरह पानी में कोई मटेरियल डालें और वेव्स क्रिएट होती हैं, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। जस्ट लाइक इधर इस विट्रस में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिलरी मसल्स, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, तो लेंस जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है। और ये फॉरवर्ड कब मूव करता है? जब उन्होंने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखना है, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है और वो उसको फोकस कर रहे हैं, तो फिर ये लेंस बैकवर्ड मूव होता है। तो स्नेक्स के अंदर ये सिंपल मैकेनिज्म है विजन का, करीब की और दूर की चीज़ों को देखने के लिए, कि ये अपना लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है। बिल्कुल यही मैकेनिज्म जो है ना लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट का, आप ये जो सिफेलोपोड्स होते हैं, स्क्विड्स, ठीक है, तो उसके अंदर ये फिनोमिना है, अपने लेंस को वो आगे पीछे करते हैं। सिक्वेड के अंदर जो उनका आई साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसी तरह अपने लेंस को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये तो हो गया स्नेक्स का मैकेनिज्म। रेप्टाइल्स के अंदर, स्नेक्स के अलावा वो बात करते हैं कि बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। reptiles focus on nearby objects when the normally elliptical lens is made more spherical as a result of ciliary muscles pressing the ciliary body against the lens. अब ये फिनोमेना क्लियर करने आप इस देखें इस पिक्चर को, डायग्राम को आप इसमें देखें कि हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो इस वक्त लेंस है वो किस फॉर्म में है, एलिप्टिकल है, ठीक है। ये एलिप्टिकल लेंस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, लुकिंग फॉर, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये ह्यूमंस में भी बिल्कुल ऐसे ही, अदर वर्टिब्रेट्स में भी, कि हमारा जब हम दूर की चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं तो हमारा लेंस जो है वो एलिप्टिकल होता है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि एलिप्टिकल लेंस को वो कन्वर्ट कर देते हैं स्फेरिकल में जब उन्होंने नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। जब दूर देख रहे होते हैं तो एलिप्टिकल है लेंस, और जब करीब देखना है तो वो लेंस जो है वो स्फेरिकल हो जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है। और ये भी किस वजह से हो रहा होता है, इसकी ये शेप चेंज हो रही है। एक्चुअली में हम सिंपल वर्ड में यही बात करेंगे कि जब स्नेक्स जो है उसमें क्या मैकेनिज्म है कि वो अपने लेंस को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है, जबकि बाकी जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा होता है कि लेंस की शेप चेंज हो रही होती है। हम सिंपली बोलेंगे कि एलिप्टिकल लेंस कन्वर्ट हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई है, स्फेरिकल हो गई है। ये देखेंगे एलिप्टिकल है और यहाँ पर ये स्फेरिकल हो गया है, तो इसकी शेप को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, यहीं पर जो सिलरी मसल्स हैं आइरस के, वो लेंस की शेप को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, एलिप्टिकल और स्फेरिकल। यहाँ पे विट्रस ह्यूमर का कोई रोल नहीं है जो कि लेंस को आगे और पीछे करता है, ठीक है। तो अब ये सिंपली हो गया कि रेप्टाइल्स के अंदर लेंस की शेप चेंज हो जाती है, और शेप कैसे चेंज हो जाती है उसके सिलरी मसल्स करते हैं, ठीक है। हम इसको एलिप्टिकल लेंस को कहते हैं, स्फेरिकल हो गया। एक्चुअली में हम ये बात कर रहे होते हैं कि लेंस की शेप चेंज हो गई है, लेंस की थिकनेस चेंज हो गई है, थिकनेस इसकी मोटाई कम हो गई है तो वो एलिप्टिकल है, और जब ज़्यादा हो गई है तो वो स्फेरिकल हो जाता है, गोल बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से ये करीब की चीज़ों को देखता है। आप ये इन रेस से देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उससे निकलने वाली रेज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली रेज। अब आप देखें कि इन रेस के दरमियान में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये लेंस हमारा हम कह लें एलिप्टिकल नहीं होगा, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी। जब लंबाई ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली थिकनेस कम हो गई है, स्फेरिकल जो है वो इसकी ख़त्म हो गई और एलिप्टिकल है। तो जब लेंथ ज़्यादा नहीं होगी तो मे बी कि ये दोनों रेज उस लेंस में से पास आउट ना करें। अगर आप इसकी थिकनेस जो है वो इसकी लेंथ कम करें तो एक रेस गुजर जाए, दूसरी में भी गुजर ही ना सके, वो लेंस की लेंथ इतनी ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एलिप्टिकल इसीलिए हो जाता है लेंस हमारा, जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो रेस का डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस की रेस को लेंस में से पास आउट करने के लिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है रेज में, उतना ही ज़्यादा हमारा लेंस जो है वो एलिप्टिकल हो जाता है, ताकि रेज लेंस में से पास आउट हो एंड देन फोकस हो यहाँ रेटिना के ऊपर,
ठीक है। तो ये जब दूर की चीज़ों को ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो लेंस एलिप्टिकल है, और जब रेप्टाइल्स ने फोकस करना है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, तो अब ये देखें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, करीब ही रखा हुआ है, तो उधर से निकलने वाली रेज जो है उनका आपस में फासला ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि लेंस जो है वो लंबा हो, तो इसलिए उसकी थिकनेस उस वक्त स्फेरिकल हो जाती है ताकि ईजीली जो है वो फोकस कर सके यहाँ पर रेटिना के ऊपर। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है आइज़ का रेप्टाइल्स के अंदर विजन का, कि कैसे फोकस करना है। स्नेक्स में सिर्फ ये है कि वो लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करता है, बाकी रेप्टाइल्स जितने भी हैं उसमें लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं होता, उसकी शेप चेंज हो जाती है। करीब देखना है तो स्फेरिकल, और अगर फार ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो वो एलिप्टिकल हो जाता है। ठीक है। आई के स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ आई। प्रोटेक्शन ऑफ आई में सबसे पहले क्या है, अपर एंड लोअर आईलिड्स के रेप्टाइल की आइज़ के जो है वो अपर एंड लोअर साइड पे क्या होते हैं, आईलिड्स होते हैं जो कि इसकी आई को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की आपने ओरिजिन देखा था कि क्या है कि वो लोअर आईलिड के एक्सटेंशन से जो है वो बनती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का आप एडवांटेज ये देखें कि बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। ये आई के ऊपर इसको कवर कर रही है, लेकिन ये इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि इसका ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती कि ये आई के लेंस के ऊपर उसके कवर उसको कर रही है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होती और क्लियर इमेज बनता है, और साथ साथ ये क्या है, आई को प्रोटेक्ट कर रही होती है। नाउ द थर्ड वन इज स्पेक्टिकल। In snakes and some lizards, the upper and lower eyelids fuse in the embryo to form a protective window of clear skin called the spectacle। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका अपर एंड लोअर आईलिड होता है वो फ्यूज़ कर जाता है, आपस में कोई बिल्कुल स्पेस नहीं है कि ओपनिंग हो, बिल्कुल क्लोज जो है हो जाता है। तो ये एम्ब्रियो स्टेज पर होता है, क्या कहलाता है, ये स्पेक्टिकल। ये भी प्रोटेक्शन दे रहा होता है उस टाइम पर। ठीक है। ये स्पेक्टिकल है, फ्यूज्ड अपर एंड लोअर आईलिड। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब एक्टाइसिस हो रही होती है तो आप देख सकते हैं कि जब इसकी ये जो प्रीवियस स्किन होती है और नई स्किन जब बननी होती है, बाहर आनी होती है, तो एक्टाइसिस में ये उतर रही होती है, रिमूवल ऑफ द प्रीवियस स्किन। तो आप इसमें देखें कि यहाँ पर ये जो स्पेक्टिकल है जब ये इसके ऊपर यहाँ कवर पे होगा तो आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। तो बहुत इससे क्या होता है कि स्नेक को फिर विजन में प्रॉब्लम आता है, उसकी विजन में इम्पेयरमेंट आ जाती है स्पेक्टिकल की वजह से। अदरवाइज़ ये एक एडवांटेज है उनकी एम्ब्रियो स्टेज पर कि उनकी प्रोटेक्शन होती है आइज़ की किसी भी एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से या प्रीडेटर की वजह से। तो स्पेक्टिकल क्या है कि ये भी एक प्रोटेक्टिव विंडो है स्किन की ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज। नाउ द फोर्थ वन इन द प्रोटेक्शन ऑफ आई इज़ द ब्लड साइनस। ब्लड साइनस प्रोटेक्ट एंड क्लीन्स द सरफेस ऑफ आई। ठीक है। ये आपने देखा है कि इस डायग्राम में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की बेस पर होता है ये साइनस होलो कैविटी, इसमें ब्लड जब फिल्ड हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ब्लड साइनस। ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट भी करता है, और क्लिनजिंग में इसका कैसे रोल है कि ये क्योंकि बेसमेंट पे होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की, तो जब ये स्वेलिंग हो जाती है ब्लड इसमें बहुत ज़्यादा फिल कर जाता है, और ये स्वेल जब हो जाता है तो स्वेल होने की वजह से क्या है कि जो सेंट्रल पार्ट है आई का, ठीक है, वो उधर जितना भी कोई डेब्रिस या कोई मटेरियल या पार्टिकल कलेक्ट है तो कंट्रैक्शन सी होती है थोड़ी, और उस कंट्रैक्शन से क्या होता है कि सारा का सारा डेब्रिस यहाँ आई के इस कॉर्नर पर कलेक्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट द डेब्रिस इज रब्ड आउट बाय द रेप्टाइल। तो इस तरह से इनकी आई जो बहुत क्लियर और क्लीन हो जाती है। इस ब्लड साइनस का रेप्टाइल के डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप एग्जांपल देख सकते हैं ब्लड स्क्वर्टिंग। ठीक है। ये जो डायग्राम है ये एक एग्जांपल है हॉर्न्ड लिजर्ड की। ये क्या करते हैं, ये ब्लड स्क्वर्टिंग करते हैं अपने प्रे को स्ट्रैटल करने के लिए, उनको डराने के लिए। होता क्या है कि इस ब्लड साइनस में ब्लड जब बहुत ज़्यादा फिल कर जाता है तो रेप्टाइल जब इन्हें कोई प्रीडेटर से इनका इनकाउंटर होता है तो ये क्या करते हैं, ये इसको रप्चर कर देते हैं और इस तरह से ब्लड के स्प्लशेस बाहर आते हैं, जिसकी वजह से प्रीडेटर जो है वो इनसे फिर अवॉइड करता है, और ये इनका फिर डिफेंस में रोल प्ले करता है ब्लड स्क्वर्टिंग। नाउ द फिफ्थ वन इज parietal eye. Some reptiles possess a median parietal eye that develops from the outgrowths of the roof of the forebrain.
ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है लिजर्ड, ये इसकी जो इसका ब्रेन है, फोर ब्रेन की आउट ग्रोथ है ये मीडियन आई। ये मीडियन आई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इस पे कॉर्निया है, लेंस है, ल्यूमेन है, रेटिना है एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द ब्रेन। यहाँ पे भी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पैरिटल आई, मीडियन आई और इसको सिंपली हम थर्ड आई भी कहते हैं। अब मीडियन आई का फंक्शन ये है कि ये मोस्टली जो आई है थर्ड आई, इट इज़ कवर्ड बाय द स्किन। तो ये स्किन इसके ऊपर जब कवर इसको कर देती है तो ये इमेज फॉर्मेशन में इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड आई है इसका एक फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डार्क एंड लाइट पीरियड को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ये फोटो पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब ये लाइट एंड डार्क पीरियड को डिटेक्ट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, तो इस डिफ्रेंशिएशन से क्या है कि ये सन की पोजीशन को जो है वो डिटेक्ट कर लेती है और सन की पोजीशन के अकॉर्डिंगली फिर जो है ये अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन मेंटेन करती है। तो ये है रोल मीडियन आई का, थर्ड आई। ठीक है, इट इज़ द आउटग्रोथ ऑफ द फोर ब्रेन एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मीडियन आई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है थर्ड आई और मीडियन आई का रेप्टाइल्स के अंदर। नाउ द सेकेंड सेंस ऑर्गन ऑफ द रेप्टाइल इज़ द ईयर ऑफ द रेप्टाइल। के रेप्टाइल्स के अंदर हेयरिंग कैसे होती है? नंबर 1, ईयर ऑफ द स्नेक, लेग, टम्पैनम एंड मिडल ईयर कैविटी। In the other reptiles, tympanum present on the surface or in small depressions in the head. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि स्नेक के अंदर टम्पैनम नहीं होती और मिडल ईयर कैविटी भी नहीं होती, जबकि जो दूसरे रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर टम्पैनम मौजूद होता है। या तो वो सरफेस पर ही होगा हेड की या डिप्रेशन, ये जो है वो डिप्रेशन शो किया हुआ है, थोड़ा सा पिट है, अंदर की तरफ गढ़ा है, उसके अंदर जो है वो टम्पैनम मौजूद होगा और कुछ में वो कहता है कि सरफेस पर ही होगा। और स्नेक के अंदर टम्पैनम एब्सेंट होता है। या आप डायग्राम में देखें कि ये, और स्नेक के अंदर दूसरा ये होता है कि ये जो इनका साउंड वेव्स हैं वो उनके जो जाज की बोन होती हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं डायरेक्टली किसके साथ? स्टेपस के साथ। ये है स्टेपस की बोन, ठीक है। तो उनके जो जाज होंगे वो आर्टिकुलेट मतलब जुड़े हुए होते हैं उनके स्टेपस के साथ, और साउंड वेव्स जो हैं वो डायरेक्टली फिर जाकर स्ट्राइक करती हैं स्टेपस के साथ एंड देन फॉरवर्ड करती हैं इनर ईयर को, ठीक है। इनर ईयर तमाम जो हैं एम्फीबियंस में या बाकी वर्टिब्रेट्स में उसका सेम होता है, रेप्टाइल्स का भी। स्नेक में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो मिडल ईयर है वो एब्सेंट है, सिर्फ एक ही बोन है स्टेपस। जबकि आप मैमलियन में देखें कि साउंड वेव्स हैं, ये टम्पैनम है सारा, ठीक है, इससे पास आउट होके उसके बाद देन वो स्टेपस, मेलस, इनकस एंड देन स्टेपस लास्ट बोन होती है, ठीक है, फिर वो इनर ईयर पर जाती है साउंड वेव्स। लेकिन स्नेक्स में क्या है कि वो स्टेपस है सिर्फ और डायरेक्टली वो इनर ईयर के साथ कनेक्टेड है। स्नेक में एब्सेंट है मिडल ईयर कैविटी, ठीक है, और टम्पैनम भी, लेकिन बाकी जो रेप्टाइल्स हैं आप देख सकते हैं उनमें टम्पैनम मौजूद होता है। Now the third sensory function is olfaction. Olfaction in the reptiles, ये किस तरह से होती है इनकी olfaction? Many reptiles possess blind ending pouches that open into the mouth cavity. These pouches are called Jacobson's or vomeronasal organs. ठीक है, जब भी reptiles के अंदर olfaction की बात होती है तो फर्स्टली हमारे माइंड में क्या आता है? Jacobson's organ। जैकॉब्सन्स ऑर्गन को आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ब्लाइंड एंडिंग। यहाँ से ये देखें आप, ये ब्लाइंड है, ठीक है, कोई ओपनिंग नहीं है आगे, ये इसलिए ब्लाइंड एंडिंग कहलाते हैं। ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस हैं जो कि ओपन हो रहे हैं, यहाँ से ये ओपन हो रहे हैं कहाँ पर? इनकी ओरल कैविटी या माउथ के अंदर। तो ये जो पाउच है क्या कहलाता है? जैकॉब्सन्स ऑर्गन। और ये आगे यहाँ पर किसके साथ कनेक्टेड होगा? आगे ब्रेन में, ठीक है। तो जैकॉब्सन्स ऑर्गन का क्या होता है कि ये जो स्नेक्स हैं या रेप्टाइल्स होते हैं यहाँ पर ओरल कैविटी में उनकी एक फॉक्ड टंग होती है। ये आप देख सकते हैं फॉक्ड टंग है यहाँ पर ओरल कैविटी में। ये फॉक्ड टंग जो है इनकी माउथ कैविटी से बाहर आती है सराउंडिंग में, और वहाँ पर जो है जितने भी केमिकल्स एयर में होते हैं वो उसके साथ, इस फॉक्ड टंग के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब फॉक्ड टंग वापस इनकी माउथ कैविटी में जाती है तो जाते ही यहाँ पर होता है सबसे पहले ये जैकॉब्सन ऑर्गन। तो ये फॉक्ड टंग इस जैकॉब्सन ऑर्गन के अंदर जो है वो फिक्स हो जाती है।
तो जितने भी केमिकल और पार्टिकल्स यहाँ पर इसके साथ अटैच होते हैं टंग में, वो वहाँ पर जैकॉब्सन ऑर्गन में फिर क्या होता है कि उन केमिकल्स की सेंट को और ऑर्डर को, उनकी स्मेल को डिटेक्ट कर लिया जाता है इस जैकॉब्सन ऑर्गन में, और मैसेज जो है वो ब्रेन में आगे कन्वे किया जाता है। तो ऑल्फैक्शन जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, जैकॉब्सन ऑर्गन पर। नाउ द लास्ट फोर्थ वन इज द थर्मोरिसेप्टर्स इन द रेप्टाइल्स। थर्मोरिसेप्टर्स क्या है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। Rattlesnakes and other pit vipers have heat sensitive pit organs। ठीक है, इनके अंदर हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं पिट ऑर्गन स्नेक के अंदर शो किया हुआ है। इसकी लोकेशन क्या है कि ये फेस पर, इनके हेड पे दोनों साइड पे आईज और नॉस्ट्रल के दरमियान में होता है पिट ऑर्गन। ठीक है, पिट ऑर्गन इज प्रेजेंट बिटवीन आईज एंड नॉस्ट्रल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेस। ठीक है, आप ये यहाँ पर स्नेक पे देख सकते हैं कि ये हीट सेंसिटिव, इनके अंदर मेम्ब्रेन्स हैं। तो पिट ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं कि ये एक डिप्रेशंस होती हैं स्किन के अंदर, इनके फेस पे, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा लाइंड विद सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम्स हैं तो वहाँ पे सेंस ऑर्गन कहले के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हीट को डिटेक्ट करने के लिए। हम पिट ऑर्गन्स को सिंपली कह सकते हैं कि डायरेक्शनल डिस्टेंस रिसेप्टर हैं, कि डायरेक्शन भी पता चल जाती है और डिस्टेंस भी। इसका मेजर रोल क्या है पिट ऑर्गन्स का, कि स्नेक जो है इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है इसके इन्वायरमेंट का, ठीक है, उससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जिसका टेम्परेचर इसकी सराउंडिंग से डिफरेंट होता है, तो ये पिट ऑर्गन्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और मोस्ट कॉमनली ये यूज्ड होते हैं अपने वार्म ब्लडेड प्रे को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसकी सराउंडिंग से। तो आप ये इसकी फील्ड देख सकते हैं इसके हीट सेंसिटिव पिट रिसेप्टर की। एक ये है एक साइड पर, दूसरे साइड पर फेस के ये उसकी फील्ड है डिटेक्शन की। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्शनल डिस्टेंस रिसेप्टर। ये बहुत डिस्टेंस पे लोकेट कर सकते हैं अपने वार्म ब्लडेड प्रे को। किस तरह से कि एक पिट ऑर्गन की ये फील्ड है, दूसरे की ये, और जहाँ पर ये ओवरलैप कर रही है यहाँ पर इनकी सेंसिटिविटी हीट डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस ओवरलैप जोन में अगर कोई भी प्रे या आ गया है ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर जो है वो इनकी सराउंडिंग से डिफरेंट है, तो ये उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं एंड देन ये अपने प्रे पर जो है वो अटैक करेंगे और उसको कैप्चर करेंगे। इस तरह से ये जो है वो पिट ऑर्गन का रोल है। दीज आर दी हीट सेंसिटिव ऑर्गन्स सो कॉल्ड एज थर्मोरिसेप्टर्स इन दी रेप्टाइल्स।